नमस्कार। 7 सितंबर को ये चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। अगले 15 दिन देश में लोग अपने पुरखों को याद करके पूजा पाठ दान ध्यान करेंगे। उधर बाढ़ की वजह से भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। हालांकि पंजाब में अब पानी का स्तर कम हो रहा है। बारिश भी अब थम गई है। देश भर में अनंत चतुर्दशी के दिन धूमधाम से भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठा कि जिस तरह से कई लोग पूजा की हुई मूर्तियों को फेंकते हैं, क्या वो तरीका गलत नहीं है? खबरें बहुत सी हैं, बहुत से सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप हैं। इस सब के बीच मैं आपके लिए लेकर आती हूं खबरें अनकही, जो शायद सुर्खियां नहीं बटोरती पर जरूरी होती हैं। उन खबरों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, ताकि आप अपनी तरफ से एक राय बना सकें और वो राय हमें लिखकर भी भेजें। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर। फरीदाबाद में एक घर में एसी फटने से बड़ा हादसा हुआ। घर में आग लगी और दम घुटने से पति, पत्नी और बेटी की मौत हो गई। जान बचाने के लिए बेटा फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद गया और उसकी हालत गंभीर है। हिमाचल के मंडी में फ्लैश फ्लड आने से तबाही मची है। उत्तराखंड में बादल फटने और कई जगह लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अगले 48 घंटे गुजरात और राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश के बाद हुई तबाही का जायजा लेने पंजाब और हिमाचल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। हजारों की संख्या में लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में घुस गए। नेपाल सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और अनकही खबरों में आज बात होगी कैंसर का इलाज ढूंढने के रशियन दावे की। रूस ने दावा किया है कि उसकी कैंसर के खिलाफ बनाई वैक्सीन इस्तेमाल के लिए तैयार है। ये वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% पास हो गई है। ये वैक्सीन ट्यूमर के साइज को 60 से 80% तक कम करने की क्षमता रखती है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अक्सर नेता अपनी मर्यादा भूलकर सरकारी अधिकारियों के साथ बदतमीजी करते हैं, सरेआम अधिकारियों को अपमानित करते हैं, धमकी देते हैं और कई बार ईमानदारी से नौकरी करने वाले अधिकारियों का तबादला भी करा देते हैं। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि आरोप है कि महाराष्ट्र के सोलापुर में अवैध खनन रोकने पहुंची महिला आईपीएस अधिकारी को डिप्टी सीएम अजित पवार ने धमकाया है। वीडियो वायरल होने पर अजित पवार ने सफाई दी। लेकिन सवाल है कि नेता जनता के सेवक हैं या सत्ता के मालिक? क्या आप जानते हैं कि कुछ देश चुपचाप चोरी छिपे एटम बम बना रहे हैं? कौन है वो रहस्यमयी ताकत जिसने दुनिया को अपने हथियारों की रेस में फंसाया? कैसे इजराइल बन गया परमाणु ताकत? आज बात होगी उसी राज की। बात बमों की हो रही है तो राहुल गांधी भी अपने हर भाषण में कोई ना कोई बम फोड़ ही देते हैं। इस बार तो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कह गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हाइड्रोजन बम की ताकत? बताऊंगी आज मैं खबरें अनकही में। क्या अब हारेगा कैंसर? रूस ने ऐसी वैक्सीन बनाई है जो ट्यूमर को जड़ से मिटा सकती है। रूस की एंट्रोमिक्स वैक्सीन ने कैंसर के इलाज के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% सफलता दिखाई है। ये खबर सिर्फ रूस के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों कैंसर मरीजों और उनके परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने घोषणा की है कि mRNA आधारित एंटेरोमिक्स वैक्सीन अब क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए तैयार है। कई सालों तक चली रिसर्च और 3 साल तक चले ट्रायल्स में यह टीका पूरी तरह सुरक्षित और बेहद असरदार साबित हुआ है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में इस वैक्सीन ने ट्यूमर को 60 से 80% तक घटा दिया और उनकी ग्रोथ को धीमा किया। मरीजों ने इसे बार बार लेने के बाद भी आसानी से बर्दाश्त कर लिया। ना कीमो जैसी तकलीफ, ना रेडिएशन जैसे साइड इफेक्ट्स। एंटेरोमिक्स एक mRNA आधारित वैक्सीन है, बिल्कुल उस तकनीक से बनी जैसी कोविड की वैक्सीन थी। ये शरीर के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि वो कैंसर सेल्स को पहचान सके और खत्म कर सके। और सबसे बड़ी बात, ये वैक्सीन हर मरीज के पर्सनल आरएनए के हिसाब से कस्टमाइज हो सकती है।
शुरुआत में इसका इस्तेमाल कोलोरेक्टल कैंसर यानी आंतों के कैंसर में होगा। रिसर्चर्स अब इसे ब्रेन कैंसर और स्किन कैंसर के लिए भी विकसित कर रहे हैं। इस वैक्सीन का 48 मरीजों पर ट्रायल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ट्रायल्स में कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं मिला। इस वैक्सीन को बार बार लेना भी संभव है। ये परंपरागत इलाज कीमोथेरेपी और रेडिएशन के मुकाबले कम दर्दनाक और कम जोखिम वाला होगा। अगर रूसी वैक्सीन को आधिकारिक मंजूरी मिलती है तो ये स्वास्थ्य जगत में क्रांति ला सकती है। रूस का दावा है कि शुरुआत में वो अपने मरीजों को मुफ्त वैक्सीन देगा। साथ ही मानवीय आधार पर पूरी दुनिया को भी इसका लाभ देने का ऐलान किया गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ये कामयाब रही तो पूरी दुनिया में कैंसर मरीजों के लिए एक नया युग शुरू होगा। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी भी सावधानी जरूरी है। प्री क्लिनिकल और शुरुआती क्लिनिकल रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन असली परीक्षा फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स में होगी, जहां सैकड़ों और फिर हजारों मरीजों पर असर परखा जाएगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी और ये भारत में लोगों को कब तक मिलेगी। तो आपको ये बता दें कि अभी ये साफ नहीं है, क्योंकि रूस ने कहा है कि पहले उसके नागरिकों को ये वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। बाकी दुनिया, खासकर भारत जैसे देशों में इसकी कीमत क्या होगी ये अभी साफ नहीं है, और इसके प्रोडक्शन पर जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल भारत के लिए खबर क्यों अहम है ये भी समझिए। दुनिया में कैंसर की दवाओं का कारोबार 2022 में 203 अरब डॉलर का था, जो 2028 तक 400 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अमेरिका और यूरोप इस बाजार के 60 से 65% हिस्से को कंट्रोल करते हैं। इलाज महंगा है, यही वजह है कि राहत मिलना मुश्किल होता है। 2022 में दुनिया में करीब 20 मिलियन या 2 करोड़ नए कैंसर के मामले सामने आए और वैश्विक स्तर पर करीब 10 मिलियन लोगों की मौत इस बीमारी से हुई। भारत में हर 1 लाख लोगों में लगभग 100 लोगों को कैंसर है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में 2023 में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 14 लाख से ज्यादा थी। 43 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रीज में 7,08,223 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 2,06,457 मौतें हुई। कैंसर पर रिसर्च करीब 100 साल से चल रही है। 1940 के दशक में कीमोथेरेपी शुरू हुई, 1970-80 के दशक में रेडिएशन और फिर मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आई। 2010 के बाद से एमआरएनए और जीन एडिटिंग तकनीक ने नई राह दिखाई है। जब मेडिकल साइंस की बात आती है तो यूरोपियन देश या अमेरिका का ही नाम आता है। अमेरिका और यूरोप में अरबों डॉलर की स्टडीज हो चुकी हैं। इम्यूनोथेरेपी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आई, लेकिन आज तक कोई भी इलाज 100% असरदार साबित नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस की पहचान सिर्फ स्पुतनिक या अंतरिक्ष की कामयाबियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेडिकल रिसर्च में भी उसका नाम बार बार दुनिया को चौंकाता रहा है। ग्लोबल मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में रूस के गैमेलिया इंस्टीट्यूट और माइक्रोजन कंपनी का काफी नाम है। कोविड-19 महामारी के दौरान रूस ने स्पुतनिक वी वैक्सीन लाकर अपनी वैज्ञानिक क्षमता साबित की। यही नहीं, स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स के खिलाफ रूस की वैक्सीन ऑर्थोपॉक्स वैक ने भी कई देशों में भरोसा जीता है। रूस मेडिकल साइंस में लगातार निवेश करता रहा है। आज भी उसकी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स नई खोजों पर काम कर रहे हैं। मॉस्को स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में नैनोट्यूब बेस्ड बायोसेंसर विकसित किया है, जो बीमारियों की पहचान में 100 मिलियन गुना तेज रिस्पॉन्स देता है। 3D बायोप्रिंटिंग और ऑन्कोलॉजी रिसर्च में भी रूस दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है। इसलिए रूस की वैक्सीन एंटेरोमैक्स से उम्मीदें लगाना जाहिर सी बात है। वैसे कैंसर के खतरे और उससे जुड़ी परेशानियों को वही समझ सकता है जिसने उसको करीब से झेला हो। 2020 में जब मेरी माँ को कैंसर हुआ, तब से लेकर आज तक मैं शायद हर दिन ये सोचती हूँ कि इस बीमारी का परमानेंट इलाज कब मिलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इलाज मिल भी गया तो आम लोग क्या इसको अफोर्ड कर पाएंगे? ये देखने के लिए इंतजार करना होगा। 2017 में सरकार ने देश में सरकारी गाड़ियों पर लाल बत्ती के इस्तेमाल को खत्म कर दिया था। गाड़ियों से तो लाल बत्ती हट गई, लेकिन लाल बत्ती वाला जो सिंड्रोम है वो कई नेताओं के सर से नहीं उतर पा रहा है। सत्ता का नशा, पद की ताकत
और मैं मंत्री हूं, मेरी बात ही कानून है, ये सोच। यही वो मानसिकता है जिसने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को कई बार शर्मसार किया है। सवाल यह है कि क्या नेता सिर्फ राजनीति करने के लिए और कानून से ऊपर उठकर अधिकारियों को धौंस देने के लिए बने हैं? इस सिंड्रोम का इलाज क्या है? सोचिए, आप अगर एक सरकारी अधिकारी हैं, चाहे आईएएस, आईपीएस हो या डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, और अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, इसके बावजूद कोई नेता आकर अगर आपको धमकी दे, आपके काम में अड़ंगे लगाए, आपको गलत काम करने के लिए निर्देश दे, आपको तबादले की धमकी दे, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? मैं आज आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक महिला आईपीएस ऑफिसर को धमका रहे हैं। मुझे यकीन है आप वो वीडियो अभी तक देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, और देखा है तो फिर से देखिए। ये वीडियो जरूरी है हम सबके लिए। ये वीडियो 31 अगस्त 2025 का है। महाराष्ट्र के सोलापुर में आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा कुछ लोगों की शिकायत पर अवैध खनन रोकने के लिए पहुंची थी। जैसे ही उन्होंने अवैध खनन रोकने की कार्रवाई शुरू की तो कुछ लोगों ने अंजना कृष्णा के साथ बहस शुरू कर दी। इसमें एनसीपी कार्यकर्ता भी शामिल थे। इन लोगों का दावा था कि खनन का काम ग्राम पंचायत की अनुमति से हो रहा था, हालांकि वो कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिखा सके, इसलिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। उतने में एनसीपी के कार्यकर्ता ने डिप्टी सीएम अजित पवार को फोन लगा दिया। उसने अपना फोन अंजना कृष्णा को देकर बताया कि डिप्टी सीएम अजित पवार बात करना चाहते हैं। वायरल वीडियो में आवाज है कि सुनो, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार बोल रहा हूं, मैं आपको आदेश देता हूं कि ये रुकवाओ, तहसीलदार के पास जाओ, उनको बोलो कि अजित पवार ने ये सब रुकवाने के लिए कहा। इस पर आईपीएस कृष्णा कहती हैं कि आप एक काम कीजिए, मेरे फोन पर डायरेक्ट कॉल कीजिए, जिस पर अजित पवार को ये कहते सुना जा सकता है, मैं तेरे पर एक्शन लूंगा। आप मुझे डायरेक्ट कॉल करने के लिए कहती हो? आप मेरा नंबर ले सकती हैं और मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकती हैं। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इस वीडियो के वायरल होने के बाद महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई। अजित पवार विपक्ष के निशाने पर थे। साथ ही सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई कि एक पुलिस अधिकारी को रौब दिखाना और धमकाना कहां तक जायज है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस हैसियत से अजित पवार ने ड्यूटी कर रही एक महिला अधिकारी को रोका। अजित पवार डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उनके पास खनन विभाग नहीं है, तो कायदे से होना ये चाहिए था कि खनन मंत्रालय के मंत्री या अधिकारी की तरफ से अंजना कृष्णा से स्पष्टीकरण मांगे जाने चाहिए थे। लेकिन अजित पवार को अधिकार नहीं है कि वो महिला अधिकारी को धमकी दें। मामला बढ़ा तो अजित पवार बैकफुट पर आ गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी सफाई दी। पवार ने लिखा कि उनका इरादा पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने का नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि सोलापुर में स्थिति शांत रहे और हालात ना बिगड़े। हालांकि सोलापुर पुलिस ने अधिकारी के काम में बाधा डालने के लिए एनसीपी के स्थानीय नेता बाबा जगताप और कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। वैसे इन महिला अधिकारी से आपका परिचय करा दूं, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान नेताओं की जी हुजूरी की जगह अपनी खाकी वर्दी के साथ आई जिम्मेदारी को निभाया। डीएसपी अंजना कृष्णा 2023 बैच की आईपीएस अफसर हैं। वो केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं और महाराष्ट्र के सोलापुर में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। अंजना कृष्णा की पहचान तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस के रूप में है। कई बार ये होता है कि नेता या मंत्री अधिकारियों के तबादले की धमकी देते हैं, लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि राज्य में सीएम के आदेश के बाद ही किसी अधिकारी का तबादला होता है। तबादले की प्रक्रिया भी काफी जटिल होती है, जिसमें सीएम ऑफिस और होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होते हैं। जब कोई भी नेता किसी अधिकारी को तबादले की धमकी देता है तो कोरी धमकी से ज्यादा कुछ नहीं, बल्कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 कहती है कि सरकारी कर्मचारी को उसके कार्य से रोकने या बाधा डालने के मामलों में कार्रवाई की जा सकती है, जिसके तहत 3 साल की सजा और 2,500 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। अजित पवार के वायरल वीडियो ने पुराने कई मामलों की याद दिला दी। उम्मीद है आपको भी याद होंगे ये मामले। यूपी की आयरन लेडी दुर्गा शक्ति नागपाल को कोई कैसे भूल सकता है। उत्तर प्रदेश काडर की आईएएस ऑफिसर शक्ति नागपाल को उनके बेहतरीन कार्य के लिए राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिला है। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने रेत माफिया पर 66 एफआईआर दर्ज की, रात में छापे मारे, नेता और माफियाओं की धमकियों के बावजूद अवैध खनन पर नकेल कसी।
दुर्गा शक्ति को जानने वाले अधिकारी और कर्मचारी बताते हैं कि 6 महीने के दौरान उन्हें खनन माफियाओं से लेकर नेताओं तक से धमकी मिली। उन्हें खनन से जुड़े मामलों से दूर रहने को कहा गया। हालांकि वे बेखौफ काम करती रहीं, लेकिन नतीजा ईमानदारी का इनाम मिला, सस्पेंशन के रूप में। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मस्जिद की दीवार गिराई और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की। और तो और एक वीडियो सामने आया जिसमें समाजवादी पार्टी नेता नरेंद्र भाटी खुलेआम भाषण दे रहे थे कि उन्होंने 40 मिनट के अंदर दुर्गा शक्ति को सस्पेंड करा दिया। पिछले साल की बात है, उद्धव ठाकरे 2 नवंबर को चुनाव प्रचार के लिए यवतमाल पहुंचे थे। हेलीपैड पर जब चुनाव अधिकारियों ने उनकी सिक्योरिटी और सामान की सामान्य चेकिंग शुरू की तो अचानक माहौल गर्म हो गया। उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से सवाल दाग दिया, क्या शिंदे पवार का बैग चेक कर सकोगे? इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारी को धमकी भरे अंदाज में कहा, तुम अभी मेरा बैग खोलो, बाद में मैं तुम्हें खोल दूंगा। ये बयान सामने आते ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि सवाल सिर्फ बैग चेकिंग का नहीं था, बल्कि चुनाव प्रक्रिया और कानून के सामने नेताओं की जवाबदेही का था। क्या वाकई नेता खुद को कानून से ऊपर मानने लगे हैं? ठीक 1 साल पहले हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और पार्टी के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार कर रहे थे। हैदराबाद के ललिताबाग इलाके में जब देर रात करीब 10 बजे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें देर रात सभा रोकने के लिए कहा तो अकबरुद्दीन भड़क उठे। मन से ही उन्होंने इंस्पेक्टर को धमका दिया और कहा, एक इशारे पर मेरे लोग आपको यहां से दौड़ा देंगे। ये धमकी खुलेआम भीड़ के सामने दी गई थी। सोचिए अगर उस वक्त वहां की भीड़ वाकई हिंसक हो जाती तो। इसी साल 30 जून को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच के दौरान सुरक्षा कर्मियों को अंदर जाने से रोकने पर MLC अरुण पाठक और एडिशनल DCP अंजलि विश्वकर्मा के बीच तीखी बहस हो गई। मामले की शुरुआत तब हुई जब MLC पाठक के सुरक्षा कर्मियों को हथियारों के साथ स्टेडियम में प्रवेश करने से रोका गया। महिला ADCP ने कहा कि गनर अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इस पर MLC बोले कि अलाउड हो या ना हो, आप हमसे बात कीजिए। इन दोनों की झड़प का वीडियो भी वायरल हुआ था। बाद में कानपुर की मेयर और स्थानीय BJP नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला ठंडा हुआ। वैसे हर बार नेताओं मंत्रियों की धौंस नहीं चलती। बिहार की मनेर विधानसभा सीट से 4थी बार विधायक बने भाई वीरेंद्र लालू यादव तेजस्वी यादव के करीबी और राजद के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। भाई वीरेंद्र ने एक पंचायत सचिव को मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर फोन किया था, लेकिन पंचायत सचिव ने कहा कि वो विधायक को पहचानते नहीं हैं। इस पर विधायक जी भड़के और कहने लगे कि तुम मनेर के विधायक को नहीं पहचानते हो, इंग्लैंड में रहते हो क्या? विधायक को लगा कि पंचायत सचिव उनसे माफी मांगेगा, लेकिन वो तो और आगे निकला और जवाब दिया कि सीधे तरीके से पूछेंगे तो सीधी बात होगी, टेढ़े तरीके से बात करेंगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। आपसे डरने वाला कोई नहीं है यहाँ। इतना सुनकर तो विधायक आग बबूला हो गए और कहने लगे कि मनेर में वो नहीं रह पाएंगे, लेकिन पंचायत सचिव भी अड़ गया और कहा कि धमकी ना दें, शिकायत करें और ट्रांसफर कराना है तो वो भी करा दें, उनसे कोई डरता नहीं है। ये सारी बातचीत रिकॉर्ड हो गई और इस मुद्दे पर भी बड़ा हंगामा हुआ। बाद में पंचायत सचिव ने विधायक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। साल 2022 में दबंग सपा नेता आजम खान सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने जा रहे थे। CO सिटी थे अनुज चौधरी। उन्होंने आजम खान से कहा कि सिर्फ 27 लोग ही अंदर जा सकते हैं। इस पर आजम खान नाराज हो गए और अनुज चौधरी से कहा कि समाजवादियों ने ही पहलवानों की प्रतिभा को पहचाना था। अखिलेश यादव का एहसान तो याद है ना, ऐसा उन्होंने पूछा। इस पर अनुज चौधरी ने भी बेधड़क जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एहसान कैसा, मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है, किसी के एहसान से अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता। भारत का संविधान साफ कहता है कि हर नागरिक कानून के आगे बराबर है, लेकिन असल तस्वीर अक्सर अलग दिखती है। चाहे बैग चेकिंग हो, ट्रैफिक नियम हो या फिर सार्वजनिक सभाओं की मर्यादा, नेताओं का व्यवहार यही साबित करता है कि वो अपने रसूख के दम पर नियमों को तोड़ सकते हैं। इस स्थिति को रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा तो है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति जगाने और लाल बत्ती वाली सोच दूर करने की जरूरत है। नेता हो या अफसर, मंत्री हो या मामूली कर्मचारी, भारत में बीमारी बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी है। बीमारी है
सबसे ऊपर वीवीआईपी दिखने की आदत। आप सड़क पर निकल जाइए, हर ओर यही नजारा मिलेगा। किसी गाड़ी पर भारत सरकार, किसी पर फलाध्यक्ष, किसी पर विधायक, सांसद का स्टिकर चिपका मिलेगा। आपने देखा होगा ये गाड़ियां विभाग की नहीं होती, बल्कि वहां काम करने वाले किसी कर्मचारी की निजी गाड़ी होती है। सवाल उठता है, फिर इतना दिखावा क्यों? गांव कस्बों में भी यही हाल है। गाड़ियों पर सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, फला पार्टी का जिला अध्यक्ष, यहां तक कि इस जाति का या उस जाति का जैसे जुमले लिखे भी मिल जाएंगे। ये शब्द कोई साधारण पहचान नहीं है, ये उस मानसिकता का प्रतीक है जो बताना चाहती है मैं अलग हूं, मैं बड़ा हूं और तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। यही मानसिकता ट्रैफिक नियम तोड़ते समय भी दिखती है। कोई व्यक्ति गलत साइड गाड़ी चला रहा हो, तेज गाड़ी चला रहा हो, सिग्नल जंप कर रहा हो और जब पुलिस रोक ले तो वो अकड़ कर कहे तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। मेरा मानना है कि अधिकारी और नेता, एक पढ़ लिख कर सरकारी इम्तिहान पास करके आता है, दूसरा लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान पास करके आता है। जरूरी नहीं कि नेता हमेशा गलत हो और अधिकारी हमेशा सही। कभी कभी नेता जनता की शिकायतों के आधार पर भी अधिकारियों से जवाब मांगते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि नेता भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए या अपनी राजनीति चमकाने के लिए, नियम तोड़ने के लिए या फिर सिर्फ अपना रुतबा झाड़ने के लिए अधिकारियों को परेशान करते हैं। ये अब जनता को सोचना होगा कि हमें ईमानदार नेता और अधिकारी चाहिए या भ्रष्ट। और ये कब सोचना होगा? वोट देते समय। तब न जाति देखी जाए न धर्म, वोट दिया जाए ईमानदारी के नाम पर, चरित्र के नाम पर और साफ छवि के नाम पर। याद रखिए, नेता ईमानदार होगा तो अधिकारी भी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। तारीख थी 6 अगस्त 1945, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, जिससे लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। 9 अगस्त 1945 को फिर उसने फैट मैन नामक बम गिराया, जिससे इतनी तबाही मची जो सारी दुनिया ने देखी। इतनी बड़ी विनाश लीला के बाद भी आज दुनिया में एटम बम बनाने की होड़ क्यों है? और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इजराइल, जिसने एटम बम बनाने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी ही चुरा ली। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इजराइल ने एटम बम बनाने का काम बिल्कुल फिल्मी तरीके से किया है, चोरी करके, छुप के। FBI और CIA की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि इजराइल ने अमेरिका से परमाणु बम बनाने की तकनीक चुराई है। इजराइल खुद बेगन थ्योरी के तहत मानता है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ उसके पास परमाणु हथियार होने चाहिए। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री मनाहेम बेगिन के नाम पर इस थ्योरी की शुरुआत हुई। इसलिए 1981 में इराक के ओसिरक परमाणु रिएक्टर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। बाद में सीरिया के परमाणु रिएक्टर को भी तबाह कर दिया। साथ ही उसने साल 2010 में ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर साइबर हमला किया और कुछ महीने पहले ईरान के 3 सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर्स पर अमेरिका से हमले करवाए। इजराइल की परमाणु शक्ति का सफर रहस्यमयी है, क्योंकि उसने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। इसे न्यूक्लियर एम्बिग्विटी कहते हैं। इजराइल मिडिल ईस्ट का एक महत्वपूर्ण देश है, जो अपनी सैन्य ताकत और खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर उसके पड़ोसी या दुश्मन देशों के पास परमाणु हथियार आ गए तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इजराइल ने शुरू से ही अपने देश को परमाणु शक्ति बनाने का लक्ष्य रखा। 1948 में जब इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो उसके पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने समझा कि देश की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बहुत जरूरी है। उन्होंने इस दिशा में काम शुरू किया और 1957 में फ्रांस के साथ एक अहम समझौता किया। फ्रांस ने इजराइल को डिमोना नामक एक रिएक्टर बनाने और उससे जुड़ी तकनीक प्रदान की। ये रिएक्टर परमाणु ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ परमाणु हथियारों के निर्माण में भी इस्तेमाल हो सकता है। खास बात यह है कि फ्रांस और इजराइल के बीच ये साझेदारी सुएज संकट के दौरान और भी मजबूत हुई, क्योंकि उस वक्त दोनों देशों की रणनीतिक जरूरतें एक जैसी थीं। बाद में जब फ्रांस ने इस सहयोग को रोक दिया, तब भी इजराइल ने अपने परमाणु कार्यक्रम को धीमा नहीं होने दिया। इजरायली खुफिया एजेंट्स ने अमेरिका और यूरोप में जाकर वैज्ञानिकों से गुप्त तकनीक और डिजाइन चोरी किए। इस गुप्त जासूसी से इजराइल ने अपनी परमाणु क्षमता को और बेहतर बनाया।
1960 के दशक में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक परमाणु संयंत्र से बड़ी मात्रा में यूरेनियम गायब होने की खबर आई। माना जाता है कि यह यूरेनियम इजराइल के पास पहुंचा और उसने इसका इस्तेमाल अपने परमाणु हथियारों के निर्माण में किया। माना यह भी जाता है कि इजराइल ने 1960 के दशक के अंत में, खासकर 1967 के 6 डेज वॉर के समय, डिमोना परमाणु संयंत्र के माध्यम से हथियार तैयार करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने एक गुप्त लेकिन असरदार परमाणु क्षमता विकसित कर ली, जिसमें अनुमानतः 80 से 200 तक परमाणु वॉरहेड शामिल हैं। इजराइल की तरह कुल 9 देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियार रखते हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इनमें से रूस और अमेरिका के पास दुनिया के करीब 90% परमाणु हथियार हैं, जबकि बाकी 10% में से भारत के पास लगभग 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले परमाणु बम बनने की शुरुआत मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया, जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। उन्होंने ही पहला परमाणु बम बनाकर दुनिया को तबाही का खिलौना पकड़ाया। इस बम का 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किया गया, जिसने लाखों जानें ले ली और कई पीढ़ियों को तबाह कर डाला। इसके बाद परमाणु बम हासिल करने की जिद का दौर चला। दुनिया में परमाणु बम बनाने का पागलपन ऐसा फैला है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत से हार के बाद कहा था, चाहे हमें घास की रोटियां खानी पड़े, लेकिन हम एटम बम बनाकर ही दम लेंगे। पाकिस्तान ने भले ही जैसे तैसे परमाणु बम हासिल कर लिया हो, लेकिन ऐसा करने में उसके यहाँ वाकई घास की रोटी खाने की नौबत आ पड़ी है। आपने एटम बम सुना, लेकिन क्या आप जानते हैं हाइड्रोजन बम कितना खतरनाक हो सकता है? राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि वो बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। राजनीति में बिना सोचे समझे ऐसे बयान देना आम बात है, लेकिन विज्ञान की भाषा में हाइड्रोजन बम एटम बम से कितना ज्यादा ताकतवर है, क्या आप ये बात जानते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एटम बम और हाइड्रोजन बम अलग हैं, क्यों हाइड्रोजन बम का विस्फोट इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान है, जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए सीधे सीधे हाइड्रोजन बम का जिक्र किया। अब सवाल यही है कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम का मतलब आखिर है क्या? राहुल गांधी के इस बयान के बाद हर किसी के मन में एक जिज्ञासा है कि एटम बम और हाइड्रोजन बम में फर्क क्या है, कौन सा ज्यादा खतरनाक है और क्यों कहा जाता है हाइड्रोजन बम एटम बम से कहीं ज्यादा बड़ा। इतिहास गवाह है कि एटम बम की तबाही दुनिया देख चुकी है। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, तो पूरा विश्व कांप उठा था। 2 लाख से ज्यादा लोग उस हमले में मारे गए थे। शहर खंडहर में बदल गए। लोग दशकों तक रेडिएशन की मार झेलते रहे। ये वो दिन था जब इंसानियत को एहसास हुआ कि विज्ञान का विनाशकारी रूप कैसा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एटम बम इतना बड़ा खतरा था, तो फिर हाइड्रोजन बम को उससे भी बड़ा खतरा क्यों कहा जाता है? दरअसल एटम बम और हाइड्रोजन बम दोनों ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों ही महाविनाशकारी हैं, लेकिन इनका प्रोसेस और इनकी ताकत दोनों ही पूरी तरह से अलग है। एटम बम न्यूक्लियर फिशन से काम करता है, यानी भारी एटम्स को तोड़कर ऊर्जा पैदा की जाती है, जबकि हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन से चलता है, यानी हल्के परमाणु आपस में जुड़कर ऊर्जा छोड़ते हैं। फर्क सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। न्यूक्लियर फिजन यानी टूटने से जो ऊर्जा निकलती है वो सीमित होती है, लेकिन फ्यूजन यानी जुड़ने से जो ताकत बनती है वो कई गुना ज्यादा होती है। यही वजह है कि एटम बम की ताकत किलोटन में मापी जाती है और हाइड्रोजन बम की ताकत मेगाटन में। सीधी भाषा में समझिए, 1 मेगाटन बराबर है 1000 किलोटन के, यानी हाइड्रोजन बम की ताकत एटम बम से कई 100 गुना ज्यादा होती है। विशेषज्ञ इसे सिटी किलर कहते हैं।
मतलब इतना खतरनाक कि एक ही बम पूरे शहर को मिटा सकता है। यही वजह है कि आज तक किसी भी देश ने युद्ध में हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की है। अमेरिका ने 1954 में इसका परीक्षण किया था और उस टेस्ट ने ही वैज्ञानिकों तक को डरा दिया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस विस्फोट से पता चला कि अगर यह हथियार कभी असल जंग में इस्तेमाल हुआ तो नतीजा इंसानियत का अंत हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर टाइम मैगजीन तक वैज्ञानिकों की राय यही है कि हाइड्रोजन बम एटम बम से कई 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट एडवर्ड मोर्स कहते हैं, हाइड्रोजन बम से निकली ऊर्जा की तुलना ही नहीं की जा सकती। वो विनाश की उस सीमा तक पहुंच जाती है जहां इंसानियत का वजूद ही खतरे में आ जाए। अब राहुल गांधी राजनीति में कौन से हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, ये तो वो ही जाने, पर उनके बयान के बहाने हम सबका ध्यान इस विनाशकारी बम की तरफ जरूर चला गया। वैसे विडंबना देखिए कि जिन अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है, जिसे लेने के लिए इन दोनों डोनाल्ड ट्रंप बहुत बेताब दिखते हैं, उन्हीं अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में विनाशकारी डायनामाइट का आविष्कार किया था। आपने इतिहास में कई क्रांतियों के बारे में पढ़ा होगा। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, भारत में 1857 की क्रांति। साल 2025 में भी एक क्रांति की चर्चा हो रही है जिसका नाम है जेन ज़ी क्रांति, और ये क्रांति हुई है पड़ोसी देश नेपाल में। नेपाल की सड़कों पर इस समय सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक तरह से जेन ज़ी क्रांति देखने को मिल रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हजारों की संख्या में जेन ज़ी लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार तक की। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स समेत 26 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लगा ये बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोलें और सरकारी पंजीकरण कराएं और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएं। लेकिन नेपाल में अब तक सिर्फ टिकटॉक समेत 4-5 कंपनियों ने ही कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस बैन से लाखों नेपाली नागरिक प्रभावित हैं, विशेषकर जो विदेशों में रहकर इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने परिवारों से जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया पर इस बैन से नेपाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सवाल खड़े हो गए हैं। जेन ज़ी में वो लोग आते हैं जो 1997 से 2012 के बीच जन्मे, यानी अब 12 से 28 वर्ष के बीच। ये वो युवा हैं जिन्होंने इंटरनेट, स्मार्टफोन और एआई के साथ पलना बढ़ना नॉर्मल समझा है। उनका ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही बीतता है। नेपाल में सोशल मीडिया यूजर्स यानी 18+ आयु वर्ग में करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग एक्टिव हैं। नेपाल में इंटरनेट यूजर्स में लगभग 86% लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं, जेन ज़ी की पहचान, आवाज और पहचान का माध्यम है। नेपाल की ये जंग डिजिटल संवाद और राजनीतिक जवाबदेही की रक्षा के लिए है। नेपाल की नई जनरेशन ने 8 सितंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। कहा जा रहा है कि आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन का नहीं है, बल्कि सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से भी जुड़ा हुआ है। वैसे हम अक्सर ये कहते हैं ना कि जेन ज़ी कुछ करती नहीं है, सामाजिक मुद्दों से एकदम कटी हुई है और विरोध प्रदर्शन के बस की बात नहीं, क्योंकि ये सुविधाओं की आधी पीढ़ी है। चलिए, नेपाल की जेन ज़ी ने आवाज तो उठाई, भले ही ये क्रांति सोशल मीडिया पर उनकी निर्भरता से ही जुड़ी हुई क्यों ना हो। बात निकली है तो फिर दूर तलक तो जाएगी ही। चलिए, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि आज यानी 8 सितंबर को जाने माने गायक भूपेन हजारिका जी का जन्मदिन होता है। उनका जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था और 5 नवंबर 2011 को उनका देहांत हो गया था। गंगा के प्रदूषण पर सबसे दमदार और यादगार गीत गंगा बहती हो क्यों, इस गीत को गाने वाले भूपेन हजारिका जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि।